जब कोई कार किसी सर्कुलर मोड पर टर्न लेता है तो उस कार पर जो है बाहर की तरफ एक्ट करता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि कार को बाहर की तरफ स्लाइड करवाने का कोशिश करता है। लेकिन रोड और टायर के बीच में एक्ट करता है एक स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि कार को बाहर की तरफ स्लाइड होने से बचाता है। लेकिन अगर जो मोड है वो बहुत ही शार्प हो, अगर एक शार्प टर्न हो, तो फिर वहां पर जो कार है उसे स्लाइड होने से फ्रिक्शन भी नहीं बचा पाता है, वहां पर कार जो है स्लाइड कर जाता है। तो इस तरह के केस में जो है हम क्या करते हैं कि हम रोड को बैंड कर देते हैं। बैंड कहने का मतलब यह है कि रोड का जो बाहरी साइड होगा, मोड़ पर जो है रोड का जो बाहरी साइड होगा उसे हम थोड़ा ऊपर उठा देंगे, हम वहां पर एक ढलान दे देंगे। तो अगर आप फिगर में देखें तो यहां पर ये जो मोड़ है इस पर जो है रोड को जो है यहां पर ढलान दिया गया है। तो अगर यहां पर हम ये मान लें कि ये देखें तो यहां पर ये जो है ये हॉरिजॉन्टल से कुछ ढलान दिया गया है, हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो इसे ढलान दिया गया है ये ढलान है यहां पर थीटा। तो यहां पर जो है इस मोड़ को जो है थीटा ढलान दिया गया है। अब ये जो कार है जब इस मोड़ पर मुड़ेगा तो इस पर जो है इस कार पर जो है बाहर की तरफ यहां पर एक्ट करेगा, बाहर की तरफ यहां पर एक्ट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर एक्ट करेगा बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होगा यहां पर हम कह सकते हैं कि इस कार का जो मास है m इंटू जिस स्पीड से ये मुड़ रहा है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो मोड़ है इसका जो रेडियस होगा वो। सो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करेगा, जो कि यहां पर कोशिश करेगा कि ये जो कार है ये बाहर की तरफ स्लाइड कर जाए। लेकिन अब यहां पर देखें तो कुछ और फोर्स एक्ट करेंगे। यहां पर जो फोर्स एक्ट करेगा, एक फोर्स जो है एक फोर्स यहां पर एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पुल है जो कि mg होगा नीचे की तरफ काम करेगा। सो यहां पर ये जो mg है ये mg यहां पर ये mg नीचे की तरफ काम करेगा। और साथ ही साथ जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा। मैं थोड़ा कलर बदल लूं तो बेहतर दिखेगा हमें। तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ये होगा। सो हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये है R। तो यहां पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये है R। अब यहां पर देखें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे इस R के। तो एक कंपोनेंट जो होगा वो कंपोनेंट यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट ये हो गया, और दूसरा इसी पर जो है परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा यहां पर दूसरा कंपोनेंट। सो ये हो गए दो कंपोनेंट। अब अगर यहां पर ये जो एंगल है ये अगर थीटा है तो ऑब्वियसली जो है यहां पर ये जो एंगल होगा ये भी होगा थीटा। तो यहां पर ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है ये वाला, ये क्या होगा, ये होगा R कोसाइन ऑफ थीटा। और यहां पर ये जो कंपोनेंट है ये है R साइन ऑफ थीटा। तो अब देखें क्या क्या इक्वेशन बनेगा। यहां मैं आपको बता दूं कि अभी हम ये मान रहे हैं कि यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन जो है वो जीरो है। तो यहां पर जो फ्रिक्शन है, सो फ्रिक्शन इस केस में जो फ्रिक्शन होगा उसे हम मानेंगे कि ये जीरो है। तो अगर फ्रिक्शन जीरो है तो किस स्पीड से ये बिना फ्रिक्शन के ही ये मुड़ जाएगा, वही स्पीड हम पता करेंगे सबसे पहले। तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन ये है कि यहां पर ये जो r साइन ऑफ थीटा है ये कैंसिल करेगा यहां पर ये जो mv स्क्वायर अपॉन r है इसे, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसे कैंसिल करेगा। और दूसरा ये जो r कोसाइन ऑफ थीटा है ये बराबर होगा यहां पर ये जो mg है इसके। तो पहला जो इक्वेशन है वो ये है कि r साइन ऑफ थीटा ये बराबर होगा यहां पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरा इक्वेशन ये है कि यहां पर ये जो r कोसाइन ऑफ थीटा है ये बराबर है mg के। तो यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2।
तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे जो r है ये इस r को कैंसिल कर देगा, और साथ ही साथ यहां पर ये जो m है ये इस m को कैंसिल कर देगा, और g के साथ यहां पर ये r का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा होगा ये बराबर हो जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो यहां से हमें मिलेगा टेंजेंट ऑफ थीटा ये बराबर होगा v स्क्वायर अपॉन r इंटू जी के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो v होगा ये v बराबर होगा यहां पर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ r g टेंजेंट ऑफ थीटा के। सो ये हो गया वेलोसिटी के लिए इक्वेशन। मुझे कहना चाहिए कि जो स्पीड है उसके लिए ये रहा फार्मूला। तो अगर फ्रिक्शन ना हो, जैसा कि हम यहां पर मान रहे हैं कभी फ्रिक्शन नहीं है, तो बिना फ्रिक्शन के ही अगर ये कार इस स्पीड से मुड़े तो ये मुड़ लेगा, यहां पर ये स्लाइड नहीं करेगा, ना ही ये कार इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा और ना ही कार इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, ये कार अभी स्लाइड नहीं करेगा। तो ये हो गया एक इक्वेशन कि जब जो है यहां पर जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो उस केस में जो वेलोसिटी हमें चाहिए मोड़ने के लिए उसके लिए ये रहा फार्मूला। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यहां पर एक्ट करेगा। अब फ्रिक्शन जीरो नहीं होगा। सो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब यहां पर अब मान रहे हैं फ्रिक्शन एक्ट करेगा, यहां पर फ्रिक्शन है। तो अगर आप अभी इस इक्वेशन से देखें कि अगर किसी मोड़ का रेडियस फिक्स हो और उसका जो ढलान है वह भी मतलब कि थीटा भी अगर फिक्स हो और वहां पर फ्रिक्शन एक्ट ना कर रहा हो, तो फिर वहां पर जो है कार को मोड़ने के लिए जो स्पीड चाहिए होगा वो ये होगा, ये भी इसी स्पीड से मोड़ा जा सकता है। अगर हम स्पीड को कम कर देते हैं तो देखिए सिचुएशन किस तरह का बनेगा। अगर हम स्पीड को कम करेंगे, कम स्पीड से मुड़ने का यहां पर कोशिश करेंगे, तो फिर ये जो r है ये कम होने का कोशिश करेगा। दैट मीन ये जो कार है ये नीचे की तरफ स्लाइड करने का कोशिश करेगा। और साथ ही साथ देखें तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये कम हो जाएगा। तो जब ये कम होगा और ये नीचे की तरफ स्लाइड करने का कोशिश करेगा, ठीक उसी समय यहां पर हम मान रहे हैं कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो ये फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन यहां पर रोड और टायर के बीच में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जो कि नीचे की तरफ स्लाइड होने से बचाएगा। सो यहां पर एक्ट करेगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर इसके दो कंपोनेंट हम बना लेते हैं। तो यहां पर एक कंपोनेंट जो है ये हो गया और दूसरा जो है इसी पर परपेंडिकुलर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। तो अभी यहां पर ये जो एंगल होगा, ये एंगल यहां पर क्या होगा, ये होगा थीटा ही। सो यहां पर ये हो गया एंगल थीटा। तो यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा एफ एस। सो एफ एस कोसाइन ऑफ थीटा। और यहां पर ये जो कंपोनेंट है ये वाला ये होगा एफ एस। मैं थोड़ा कलर बदल दूं तो बेहतर दिखेगा। सो यहां पर ये कंपोनेंट होगा एफ एस साइन ऑफ थीटा। ये एफ एस साइन ऑफ थीटा है, ये ध्यान में रखें। तो दो कंपोनेंट हो गए। अब जैसे यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ, वैसे यहां पर काम कर गया इसी डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि इसे कैंसिल करेगा आर साइन ऑफ थीटा को। तो यहां से इक्वेशन किस तरह का बनेगा, देखें यहां पर जो है आपको ये दिख रहा है आर कोसाइन ऑफ थीटा प्लस ये जो एफ एस साइन ऑफ थीटा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा एम जी के। सो ये दोनों मिल करके ये और ये यहां पर ये एम जी है इसे कैंसिल करेगा, और साथ ही साथ इस आर साइन ऑफ थीटा को जो है मिल करके कैंसिल करेगा ये जो एफ एस कोसाइन ऑफ थीटा है प्लस ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये। तो यहां पर हमें मिलेगा दो इक्वेशन। सो पहला इक्वेशन मैं लिख लेता हूं कि यहां पर जो पहला इक्वेशन होगा ये होगा आर कोसाइन ऑफ थीटा प्लस एफ एस साइन ऑफ थीटा, ये बराबर हो गया एम जी के। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरा इक्वेशन होगा ये दूसरा होगा यहां पर आर साइन ऑफ थीटा इक्वल टू यहां पर ये होगा एफ एस कोसाइन ऑफ थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो यहां से हम इसे जो है इस साइड भेज देंगे, तो यहां से हमें मिलेगा आगे
आर साइन ऑफ थीटा माइनस यहां पर ये हो जाएगा एफ एस कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है इसे मान लेते हैं कि है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे ये टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म ये तो सेम रहेगा, लेकिन जब हम इसमें जो है इसको डिवाइड करेंगे तो जो m है वो कैंसिल हो जाएगा और साथ ही साथ r के साथ ये जो g है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो v स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां से हमें आगे मिलेगा, यहां से हमें आगे मिलेगा r साइन ऑफ थीटा माइनस एफ एस कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो r कोसाइन ऑफ थीटा है प्लस एफ एस साइन ऑफ थीटा ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू जी के। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और ये जो आपको दिख रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए जब यहां पर ये जो कार है ये अपना स्पीड घटाया, जैसे ही इसका स्पीड घटा वैसे ही ये नीचे की तरफ स्लाइड करने का कोशिश करेगा और जैसे ये नीचे की तरफ स्लाइड करने का कोशिश करेगा वैसे ही ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अपने वैल्यू को बढ़ाएगा क्योंकि इसे कैंसिल करना है। लेकिन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका भी एक अपना लिमिट होता है, ये बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये अपने वैल्यू को और ज्यादा ये बढ़ा नहीं पाता है और फिर उसके बाद अगर हम और ज्यादा स्पीड को कम कर देंगे तो ये नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो हम उस मिनिमम स्पीड को पता करेंगे कि जिसके नीचे थोड़ा सा भी अगर चला जाए तो कार स्लाइड कर जाएगा। तो वो मिनिमम स्पीड क्या है जिस पर कि ये कार मुड़ सके। तो उस केस में जब ये स्पीड मिनिमम होगा तो उस केस में ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसे कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, तो उस केस में ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये बराबर हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू यहां पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है r। तो इस केस में ये जो स्पीड होगा वो मिनिमम होगा। तो यहां से हम आगे क्या लिख सकते हैं, यहां से हम आगे लिख सकते हैं कि r साइन ऑफ थीटा माइनस एफ एस के जगह पर तो हम लिखेंगे म्यू इंटू यहां पर ये जो r है ये इंटू यहां पर ये होगा कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर ये r कोसाइन ऑफ थीटा प्लस यहां पर ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू यहां पर ये जो r है इंटू साइन ऑफ थीटा और ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू जी के। तो अब अगर आप देखें तो ये जो r है यहां पर ये जो r है ये कॉमन है तो यहां पर ये r कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से r को हम कैंसिल कर सकते हैं और ये जो r जी है हम इसे इस साइड भेजेंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो v स्क्वायर होगा यहां से हम आगे लिख सकते हैं कि यहां पर ये जो v स्क्वायर होगा ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा r इंटू जी और फिर यहां पर डिवाइडेड बाई में रहेगा ये कोसाइन ऑफ थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा और ऊपर रहेगा यहां पर ये साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कोसाइन ऑफ थीटा और फिर डिवाइडेड बाय में तो ये रहेगा ही कोसाइन ऑफ थीटा प्लस यहां पर ये जो म्यू है म्यू जो कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और यहां पर ये साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर अगर हम v min कहें जो कि यहां पर मिनिमम स्पीड है, यहां पर ये ध्यान रखें कि जो v आप लिखा जा रहा है ये मिनिमम है, यहां पर मुझे लिखना चाहिए, यहां पर हमें लिखना चाहिए कि जब हमने fs के जगह पर म्यू इंटू r लिखा है तो यहां पर ये मिनिमम है। सो ये मिनिमम है, यहां पर ये मिनिमम है। तो अगर हम इसके स्क्वायर रूट को लेते हैं यहां पर इसे हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो यहां पर ये हो गया स्क्वायर रूट में। तो ये है मिनिमम स्पीड जिस पर कि ये कार जो है ये मुड़ सकता है। अगर इससे कम स्पीड हो गया तो कार जो है नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो यहां पर ये हो गया एक इक्वेशन जो कि है यहां पर मिनिमम स्पीड के लिए। अब हम मैक्सिमम स्पीड को भी पता करेंगे तो उसके लिए यहां से इसे हम हटा देते हैं
और यहां पर हम मैक्सिमम स्पीड पता करेंगे। तो उस केस में अगर आप देखें, हम इस इक्वेशन में अगर हम यहां पर ये जो भी है स्पीड जो की है, अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो यहां पर ये जो आर है, ये आर क्या होगा, ये भी बढ़ने का कोशिश करेगा। सो यहां पर आर भी बढ़ने का कोशिश करेगा, जिसके लिए इसे कार को जो है ऊपर की तरफ स्लाइड करना होगा। तो इस केस में जब हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो ये कार ऊपर की तरफ स्लाइड करने का कोशिश करेगा। उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन का यहां पर जो डायरेक्शन होगा, इस केस में जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। सो फ्रिक्शन इस केस में जब स्पीड ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन यहां पर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो यहां पर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यहां पर नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर ये जो फ्रिक्शन है ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट यहां पर ये हो गया, ये एक कंपोनेंट, और दूसरा इसी पर परपेंडिकुलर होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इसका दूसरा कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट हो गए। यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर ये एंगल जो होगा ये वाला होगा थीटा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये दिखे। ध्यान रखें कि यहां पर ये जो एंगल है ये है थीटा इस केस में। तो अगर ये थीटा है तो ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, फिर ये होगा एफ एस कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहां पर ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा एफ एस कोसाइन ऑफ थीटा। और यहां पर ये जो नीचे वाला दिख रहा है जो कि यहां पर ग्रीन कलर में दिखा गया, मतलब शो किया गया है, ये जो कंपोनेंट होगा ये एफ एस का जो कंपोनेंट होगा ये होगा एफ एस साइन ऑफ थीटा। सो यहां पर ये जो कंपोनेंट है ये है एफ एस साइन ऑफ थीटा के। सो ये कंपोनेंट हो गया। तो दो कंपोनेंट हो गए। अब यहां पर जो इक्वेशन बनेगा वो किस तरह का बनेगा, तो यहां पर देखें इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो ये बराबर होगा इसके, और साथ ही साथ अगर आप यहां पर इन दोनों को जोड़ दें तो ये बराबर होगा इसके। तो दो इक्वेशन हो गए। यहां पर जो पहला इक्वेशन होगा ये होगा आर कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल टू एफ एस साइन ऑफ थीटा प्लस एम जी के। और फिर यहां पर हम इसे जो है इस साइड लाएंगे तो यहां पर ये हो जाएगा आर कोसाइन ऑफ थीटा माइनस एफ एस साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एम जी के। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है ये मान लेते हैं कि यह है इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, यहां पर इन दोनों को जोड़ दें तो ये इसके बराबर होगा। तो दूसरा इक्वेशन ये है कि आर साइन ऑफ थीटा प्लस एफ एस कोसाइन ऑफ थीटा ये बराबर हो गया यहां पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है इसे मान लेते हैं कि यह है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो इक्वेशन 2 है इसमें डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन 1 को। तो यहां पर हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा ये टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म, और जब हम साथ ही साथ इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये जो m है ये m को कैंसिल कर देगा। तो यहां पर मिलेगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि r साइन ऑफ थीटा प्लस एफ एस कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r कोसाइन ऑफ थीटा माइनस एफ एस साइन ऑफ थीटा, ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर होगा, ये होगा v स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी के। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके वैल्यू को अब हम रखेंगे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का भी अपना एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो कार है ये अपना स्पीड बढ़ाएगा और ये बाहर की तरफ स्लाइड करने का कोशिश करेगा तो हमेशा ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसे बचा लेगा। इसका भी अपना एक लिमिट होता है। तो अगर स्पीड बढ़ता जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा वैसे ये जो आपको दिख रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन ये भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और इसे कैंसिल कर देगा। तो बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है एफ एस कोसाइन ऑफ थीटा ये और ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद अगर ये जो है अपना स्पीड बढ़ा ले तो उसके बाद ये कार जो है ये बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो वो जो मैक्सिमम स्पीड है जिस पर ये कार स्लाइड नहीं करेगा वही मैक्सिमम स्पीड ही हमें पता करना है।
तो चूंकि हमें पता है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो कि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा जब ये स्पीड मैक्सिमम होगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया है, उसके बाद ये और बढ़ नहीं सकता है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू यहाँ पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है आर इसके। तो यहां से हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे अब, तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि आर साइन ऑफ थीटा माइनस यहां पर हम रखेंगे फिर से यहां पर म्यू इंटू आर, फिर यहां पर होगा कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो आर है, फिर यहां पर कोसाइन ऑफ थीटा, फिर माइनस म्यू इंटू आर, फिर यहां पर ये होगा साइन ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर इंटू जी के। तो फिर यहां पर ये जो आर है अगर आप देखें तो ये आर सम में है, तो यहां पर ये जो आर है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कॉमन आउट हो जाएगा तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इससे आगे की यहां पर ये जो v होगा जो कि यहां पर मैक्सिमम होगा, ये ध्यान में रखें, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये इस केस में ये मैक्सिमम है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर कार ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो ये जो v मैक्स होगा, सो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो v मैक्स होगा ये v मैक्स किसके बराबर होगा, सो यहां से ये v मैक्स ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू जी, फिर यहां पर ऊपर की तरफ हम लिखेंगे साइन ऑफ थीटा माइनस यहां पर म्यू इंटू कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो आपको दिख रहा है कोसाइन ऑफ थीटा माइनस म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा के। तो यहां पर हमें यह मिल गया कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितना है। अगर कार का जो स्पीड है वो इससे ज्यादा हो गया तो फिर कार बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगा, वहां पर इस केस में ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये भी इसे बचा नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।